तो कॉन्ट्रा वाउचर में केवल 3 ही एंट्रियां होगी, उसके अलावा चौथी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में नहीं होती है। तो वो 3 एंट्री कौन कौन सी है बता देता हूं। सबसे पहली एंट्री है कैश टू बैंक, यानी जब भी हम नगद रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाएंगे उसकी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5,000 रुपये थे, 5,000 रुपये में से 3,000 रुपये मैंने अपने खाते में जमा करवा दिए HDFC बैंक अकाउंट में। तो कैश टू बैंक यानी जब भी हम नगद रुपया बैंक में जमा करवाएंगे तो उसकी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। दूसरी एंट्री बैंक टू कैश, यानी जब भी हम बैंक से अपने बैंक अकाउंट से नगद रुपए निकलवाएंगे, यानी मान लीजिए मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये थे और मुझे कैश की ज़रूरत पड़ी तो मैंने अपने बैंक अकाउंट से 5,000 रुपये निकलवा लिए, तो ये दूसरी एंट्री जो है कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। और तीसरी एंट्री बैंक टू बैंक, यानी जब भी मैं अपने किसी एक अकाउंट से अपने ही किसी दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा HDFC बैंक में एक अकाउंट है, जैसा कि हमने पेमेंट और रिसिप्ट में एंट्री की, तो HDFC बैंक में हमारा अकाउंट है और इसी तरह एक और अकाउंट है हमारा एक्सिस बैंक में। तो मान लीजिए HDFC बैंक से एक्सिस बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं या एक्सिस बैंक से HDFC बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस तरह की एंट्री जो है ये भी कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। तो ये केवल 3 ही एंट्रीज हैं जो कॉन्ट्रा वाउचर में की जाती है, इसके अलावा चौथी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में नहीं होती। तो तीनों एंट्री किस तरह होगी वो मैं आपको बता दूंगा बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। तो आपको अब करना क्या है, टैली को ओपन करना है, कंपनी को ओपन करना है और एंट्री करने के लिए आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। तो यहाँ पर हमारा वाउचर जो ओपन है वो वाउचर है पेमेंट का। कॉन्ट्रा एंट्री करने के लिए कॉन्ट्रा का वाउचर ओपन करना पड़ेगा। आप देख सकते हो फंक्शन बार में लिखा हुआ है कॉन्ट्रा, जिसका शॉर्टकट है F4। तो मैं यहाँ पर F4 दबा देता हूँ, मेरा कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में केवल 2 ही लेजर आ रहे हैं। हमने लेजर तो बहुत सारे बना दिए लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर में केवल 2 ही लेजर आ रहे हैं, एक तो कैश और एक बैंक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें केवल और कैश और बैंक के बीच में जो लेन देन होते हैं वही आप कर सकते हो, उसके अलावा दूसरा कोई भी लेन देन नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूछ रहा है आपको क्रेडिट किसको करना है। तो अब कॉन्ट्रा वाउचर में आपको थोड़ा सा डेबिट और क्रेडिट करने का नियम मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेबिट और क्रेडिट का नियम पता होना जरूरी है। तो केवल कॉन्ट्रा वाउचर से रिलेटेड जो डेबिट एंड क्रेडिट करने का नियम है वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही ईजी है। आपको बस मैं जो बता रहा हूँ उस चीज़ को समझना है। देखिए कैश और बैंक ये दोनों हमारी संपत्ति है, यानी अगर हमारे पास कैश बैलेंस है तो वो हमारी संपत्ति है और अगर हमारे पास बैंक बैलेंस है तो भी हमारी संपत्ति है। तो अब आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जब भी कोई भी संपत्ति घटती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। जब भी कोई भी संपत्ति घटती है हमारी तो उसको क्रेडिट किया जाता है और जब भी कोई भी संपत्ति बढ़ती है तो उसको डेबिट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कैश बैलेंस है 10,000 रुपये और 10,000 रुपये में से 5,000 रुपये मैं अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाऊंगा। तो मेरे पास जो नगद बैलेंस की संपत्ति है वो 10,000 रुपये है और 10,000 रुपये में से 5,000 रुपये अगर मैं अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाऊंगा तो नगद बैलेंस का जो मेरा पास 10,000 का बैलेंस था वो घट करके 5,000 हो जाएगा। तो मेरी कैश की जो संपत्ति है वो यहाँ पर घट गई। तो कैश संपत्ति जैसे ही घटेगी तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। और उसके अपोजिट आप देख सकते हो कि HDFC बैंक में मैं अगर 5,000 रुपये जमा करवा रहा हूँ तो अगर मान लीजिए मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये हैं तो 5,000 और जमा करवाने के बाद में 15,000 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में जमा हो जाएंगे। तो HDFC बैंक अकाउंट की जो संपत्ति है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो इसी तरह इसी नियम को ध्यान में रखते हुए केवल आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हमारी कोई संपत्ति घटेगी तो उसको क्रेडिट करेंगे और जब भी हमारी कोई दूसरी संपत्ति बढ़ेगी तो उसको हम डेबिट करेंगे। एक तो ये नियम है और जिस वक्त हम एंट्री करेंगे उस वक्त भी मैं आपको बता दूंगा, एक हिंट दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि आप एंट्री सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो नियम के अनुसार एंट्री करना शुरू करते हैं। तो वापस यहाँ पे प्रैक्टिस नोट्स को ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एंट्री को अच्छे से समझना है, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट का जो नियम है वो यहाँ पे लिख दिया है। बहुत ही सिंपल है। जैसे क्रेडिट में लिखा हुआ है जब भी कोई संपत्ति घटती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है और डेबिट में लिखा हुआ है जब भी कोई संपत्ति बढ़ती है तो उसको डेबिट किया जाता है। तो इतना आसान सा नियम है, 2 लाइनें हैं केवल, आपको ये दिमाग में बिठा लेनी है। अब चलते हैं एंट्री की तरफ। एंट्री हमसे क्या कह रही है,
एंट्री कह रही है 1 अप्रैल 2019 को 5,000 रुपये नगद HDFC बैंक में जमा करवाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए नगद रुपए जो है वो हमारे हाथ से घट जाएंगे। यानी अगर मान लीजिए मेरे पास 5,000 रुपये थे तो मैंने नगद रुपए ये 5,000 रुपये वो HDFC बैंक में जमा करवा दिए, तो 5,000 रुपये घट करके मेरे पास में 0 रुपये हो जाएंगे और HDFC बैंक में 5,000 रुपये का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो नगद रुपये की जो संपत्ति है वो घट रही है और बैंक बैलेंस की जो मेरी संपत्ति है वो बढ़ रही है। तो इस एंट्री को अब हमने समझ लिया है। अब हम इसको करेंगे एंट्री। एंट्री ये कहती है कि जो भी संपत्ति घटती है उसको क्रेडिट करना है। तो टेली ERP 9 में आएंगे, सबसे पहला पूछ रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट हम करेंगे कैश को, क्योंकि कैश हमारे पास घट रहा है क्योंकि हम बैंक में जमा करवा रहे हैं। तो कैश को करेंगे क्रेडिट और एंटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बैलेंस है हमारे पास, कैश बैलेंस जो है अभी है 3,69,506 रुपये। तो अब जैसे ही हम 5,000 रुपये जमा करवा देंगे मेरे पास जो बैलेंस है वो घट जाएगा। तो 5,000 रुपये जमा करवाने के बाद में ये बैलेंस हो जाएगा 3,64,506 रुपये। तो मैं यहाँ पे 5,000 रुपये टाइप करता हूँ और जैसे ही एंटर करूँगा, अगर ये मेरा बैलेंस 3,64,506 रुपये हो जाता है तो मैं एंट्री सही कर रहा हूँ। अगर नहीं होता है, कुछ गड़बड़ होता है, जुड़ जाता है, तो एंट्री गलत कर रहा हूँ। तो मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा बैलेंस जो है 3,64,506 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मेरी एंट्री एकदम सही है। तो अब करना है डेबिट। डेबिट किसको करेंगे, यहाँ पे एंटर करूंगा। डेबिट ऑब्वियसली अब जिस बैंक में हम पैसा जमा करवा रहे हैं उस बैंक को हम करेंगे डेबिट। तो यहाँ पर HDFC बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये सिंपल सी कॉन्ट्रा की एंट्री है। यहाँ पर हमने क्रेडिट किसको किया, जो संपत्ति हमारी घट रही है उसको क्रेडिट कर दिया, जो संपत्ति हमारी बढ़ रही है उसको डेबिट कर दिया। सिंपल सी एंट्री। तो यहाँ पर अब सेव कर देंगे, इसको एंटर करेंगे, एंटर। अब यहाँ पर देखिए आप चाहें तो डिटेल डाल सकते हैं कि आपने जो 5,000 रुपये कैश जमा करवाए उसमें 2,000 के कितने नोट थे, 1,000 के कितने थे, 500 के कितने थे, 200 के कितने थे, 100 के कितने थे। तो ये डिटेल आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। अगर आप कहीं पे फुल टाइम काम करते हो तो ये डिटेल आप डाल सकते हो, वरना आप इसको ब्लैंक भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल ही देता हूँ 2,000 के 2 नोट और 500 के 2 नोट। तो ये टोटल मेरा 5,000 रुपये बैलेंस हो गया। अब इसको कर दूंगा मैं सेव। और यहाँ पर किस बैंक में हमने पैसा जमा करवाया, HDFC बैंक में। तो HDFC बैंक ऑफ इंडिया। तो अब इसको कर, इस एंट्री को कर देंगे सेव एंड सेव। तो एक एंट्री हमने कर ली। अब दूसरी एंट्री और करेंगे हम, जिसमें हम क्या करेंगे, नगद रुपए HDFC बैंक से निकलवाएंगे। यहां पर क्या किया है, यहां पर जमा करवाए हैं और इस दूसरी एंट्री में क्या किया है, हमने निकलवाए। तो अब देखिए HDFC बैंक से निकलवाएंगे तो यहां पे क्या होगा, HDFC बैंक का जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा और नगद रुपए का जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। तो ये बैंक बैलेंस की जो संपत्ति है वो घट रही है, तो इसको हम करेंगे क्रेडिट, और कैश बैलेंस की जो संपत्ति है वो बढ़ रही है तो इसको हम करेंगे डेबिट। तो टेली ERP 9 में आएंगे, अब की बार हम क्रेडिट करेंगे HDFC बैंक को। उससे पहले हम तारीख चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर डेट दी हुई है 2 अप्रैल 2019, तो F2 2/4/2019 एंटर, और क्रेडिट करेंगे HDFC बैंक को क्योंकि HDFC बैंक की संपत्ति घट रही है तो इसको करेंगे एंटर। उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो 1,48,604 रुपये इसका बैलेंस है। तो जैसे 3,000 रुपये मैं HDFC बैंक से निकलवा लूंगा तो इसके बाद में बैलेंस बचेगा 1,45,604 रुपये। तो 3,000 रुपये डाल करके मैं एंटर करता हूँ। जैसे ही एंटर करूँगा तो एक बार फिलहाल यहाँ पे दूसरी एडिशनल डिटेल डाल देते हैं। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे 3,000 अमाउंट, और यहाँ पर चेक नंबर, अगर आपने मान लीजिए चेक से निकलवाएं तो यहाँ पर चेक नंबर आपको डालना है। अगर आपके पास डिटेल अवेलेबल है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, वरना इसको ब्लैंक भी रख सकते हो। तो एंटर करूँगा, एंटर। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा बैलेंस 1,48,604 था, वो 1,45,604 हो गया, यानी मेरी एंट्री एकदम सही है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। तो अब डेबिट करना है। डेबिट करने के लिए फिर एंटर करूँगा। अब डेबिट करना है, जो भी संपत्ति आपकी बढ़ रही है उसको डेबिट। तो यहाँ पर कैश बैलेंस मेरा बढ़ रहा है तो कैश को करूँगा डेबिट एंड एंटर। तो ये है दूसरी एंट्री, बहुत ही आसान है ये भी। इसको भी अब मैं कर दूंगा सेव, एंटर एंटर एंड एंटर। अब तीसरी एंट्री, लास्ट एंट्री, एक एंट्री और बता दूंगा। जैसा कि मैंने बताया था केवल 3 ही एंट्री की जाती है, तो तीसरी एंट्री भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 एंट्री मैंने आपको बता दी है, तीसरी एंट्री और बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे तारीख चेंज करेंगे 1 मई 2019, तो F2 1/5/2019 एंड एंटर। अब यहाँ पे क्या किया है, HDFC बैंक से एक्सिस बैंक में ट्रांसफर किए, कितने रुपए, 6,000 रुपये। तो अब यहाँ पे भी आप समझ लीजिए हमने किस बैंक से ट्रांसफर किए, HDFC बैंक से ट्रांसफर किए, यानी HDFC बैंक का बैलेंस घटेगा।
और किस बैंक में ट्रांसफर किए हैं, एक्सिस बैंक में ट्रांसफर किए, यानी एक्सिस बैंक का बैलेंस जो बढ़ेगा। यानी जो जिस बैंक की संपत्ति हमारे कम हो रही है उसको करेंगे क्रेडिट, और जिस बैंक की संपत्ति हमारे बढ़ रही है उसको करेंगे डेबिट। तो टैली ERP9 में आएंगे और यहाँ पर क्रेडिट करेंगे हम HDFC बैंक अकाउंट को। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, HDFC बैंक से ट्रांसफर कर रहे हैं, कितने रुपए, 6,000 रुपये। तो जैसे 6,000 रुपये डाल करके मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर मेरा जो बैलेंस 1,45,604 है वो हो जाएगा 1,39,604 रुपये। तो एंटर करूंगा और यहाँ पर चेक डिटेल, आपको चेक डिटेल या बाई ट्रांसफर आपने क्या किया है, यहाँ पे फंड ट्रांसफर किया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई फंड ट्रांसफर, इसको ई फंड ट्रांसफर ले लेंगे। और बाकी के जो आपने किस अकाउंट में, किस अकाउंट नंबर पे आपने ट्रांसफर किया वो यहाँ पे डालना। जैसे एक्सिस बैंक का अकाउंट डालना है यहाँ पे, मान लीजिए 1412, और IFSC कोड, एक्सिस बैंक के जो भी IFSC कोड है वो यहाँ पे आपको डालने हैं। और यहाँ पर बैंक का नाम एक्सिस बैंक इंडिया, और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी जो आपने पैसा ट्रांसफर किया उसकी रेफरेंस नंबर वगैरह वो आप डालना चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो देखिए ये डिटेल जो है आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं बेटर अकाउंटिंग के लिए, वरना ये कंपलसरी नहीं है। तो एंटर करूँगा, आप देख सकते हैं मेरा बैलेंस जो है ऊपर वो हो गया 1,39,604। अब करना है डेबिट किसको करेंगे, जो भी संपत्ति हमारी बढ़ रही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक्सिस बैंक में पैसा ट्रांसफर किया है, यहाँ पे हमने कैश नहीं निकाला है। और लेजर में हम देखेंगे यहाँ पर एक्सिस बैंक का नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने अभी तक एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया का लेजर नहीं बनाया है। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक का जो है लेजर क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर Alt+C दबा कर लेजर क्रिएट करेंगे और लेजर का नाम देंगे एक्सिस बैंक, एंटर एंड एंटर। अब जैसा कि मैंने बताया था, चाहे किसी भी बैंक का आप लेजर बनाते हो, चाहे वो ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, महिंद्रा, कोई सी भी बैंक है, आपको उस बैंक का अकाउंट जो है बैंक अकाउंट के ग्रुप में बनाना है। तो यहाँ पर फिर मैं लूँगा बैंक अकाउंट एंड एंटर। अब यहाँ पर आपको एक्सिस बैंक के, जो हमारा एक्सिस बैंक है उसकी अकाउंट डिटेल डालनी है, यानी एक्सिस बैंक का अकाउंट नंबर 1425 जो भी है, IFSC कोड, और यहाँ पर बैंक नेम हो जाएगा एक्सिस बैंक, और ब्रांच हो जाएगी नागौर, एंटर। और यहाँ पर जो ऑप्शन है अभी फिलहाल इनको नो ही रखना, आपको कुछ भी नहीं करना। और इसका एक्सिस बैंक का एड्रेस डाल देना आपको, मान लीजिए XYZ एड्रेस, जो भी एड्रेस है, एंटर। कंट्री इंडिया, स्टेट राजस्थान, पिन कोड नंबर 341001, और अगर GST नंबर इसके अवेलेबल है तो GST नंबर भी डाल सकते हैं। तो जो डिटेल आपके पास अवेलेबल है अकाउंट नंबर की, IFSC कोड की, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। और ये याद रखना आपको, ये जो एक्सिस बैंक अकाउंट है वो हमारा बैंक अकाउंट है। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ सेव, एंटर एंड एंटर। तो देख सकते हो हमारा एक्सिस बैंक अकाउंट का भी लेजर बन चुका है यहाँ पे। और 6,000 रुपये जैसे ही डालेंगे हमारा एक्सिस बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो 6,000 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। तो इस एंट्री को भी कर देता हूँ सेव, एंटर एंटर। तो ये 3 एंट्रियाँ थी जो आपको कॉन्ट्रा वाउचर में करनी है। तीनों मैंने आपको बता दिए, तीनों एंट्री करके प्रैक्टिकली बता दिए। और किसको क्रेडिट करना है, किसको डेबिट करना है, उसका इजी से इजी जो नियम है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और उसके अलावा मैंने आपको एक हिंट भी दे दी है कि अगर बैलेंस घट रहा है या बढ़ रहा है, जो भी आप उसको चेक कर लें।